सर, आखिर ये ऊतक होते क्या हैं? क्या हमारे शरीर की हर चीज कोशिकाओं से ही बनती है? नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका YouTube स्टडी के इस शानदार बायोलॉजी सेशन में। आज हम आपको लेकर चलेंगे कोशिकाओं से ऊतक तक के एक अद्भुत और वैज्ञानिक सफर पर। आज हम जानेंगे कैसे एक छोटी सी कोशिका मिलकर विशाल ऊतकों का निर्माण करती है, कैसे हमारे शरीर के अलग-अलग अंग कार्य करते हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनकी खोज कैसे हुई और सबसे महत्वपूर्ण, एग्जाम में ऊतकों से क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाते हैं। सर, क्या सच में पूरा शरीर सिर्फ कोशिकाओं से बना होता है? बिल्कुल। देखो, इस स्लाइड में सबसे पहले तुम्हें दिखाई दे रही हैं विभज्योतक कोशिकाएं। यही वो जीवित कोशिकाएं हैं जो लगातार विभाजन करती रहती हैं, और यही कोशिकाएं आगे चलकर अलग-अलग प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती हैं। लेकिन सर, कोशिकाएं अचानक ऊतक कैसे बन जाती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। जब समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं एक साथ संगठित हो जाती हैं, तब वे मिलकर एक ऊतक बनाती हैं। इसी प्रक्रिया को हम टिश्यू फॉर्मेशन कहते हैं। और स्लाइड में ये सूक्ष्मदर्शी क्यों दिखाया गया है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोशिकाओं और ऊतकों का अध्ययन माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही किया था। अगर माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं होता तो शायद हम आज बायोलॉजी की इस अद्भुत दुनिया को कभी समझ ही नहीं पाते। सर, ये बीच में रूट जैसी स्ट्रक्चर क्या है? इसे कहते हैं कोशिका विभेदन। यहीं से शुरू होती है कोशिकाओं की असली यात्रा। कुछ कोशिकाएं लंबी बनती हैं, कुछ मजबूत, कुछ संदेश पहुंचाने वाली, और इसी डिफरेंशिएशन की वजह से अलग-अलग प्रकार के ऊतक बनते हैं। तो क्या पौधों और जंतुओं में अलग-अलग ऊतक होते हैं? बिल्कुल। इस स्लाइड में दाईं तरफ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं पादप ऊतक, जैसे जाइलम और फ्लोएम। ये पौधों में जल और भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये नीचे वाला न्यूरॉन जैसा स्ट्रक्चर? वो है तंत्रिका ऊतक, जो शरीर में संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा जंतु शरीर में उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशीय ऊतक भी पाए जाते हैं। सर, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ऊतक की परिभाषा क्या है, विभज्योतक और स्थायी ऊतक में अंतर, जाइलम और फ्लोएम के कार्य, तंत्रिका ऊतक का कार्य और पादप एवं जंतु ऊतकों में अंतर। और आज की इस पूरी वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को गहराई से समझेंगे। तो दोस्तों, अब तक आपने समझा कि कोशिकाओं से ऊतकों की शुरुआत कैसे होती है। अब अगले स्लाइड में हम विस्तार से जानेंगे विभज्योतक ऊतक क्या होता है और ये पौधों की वृद्धि में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर पौधों की वृद्धि होती कैसे है? पौधे लगातार लंबे कैसे होते जाते हैं? नई शाखाएं, नई जड़ें, नई पत्तियां आखिर बनती कहां से हैं? और इसी सवाल का जवाब छुपा है विभज्योतक ऊतक में। सर, ये विभज्योतक ऊतक सुनने में तो बहुत कठिन लग रहा है। असल में ये होता क्या है? बहुत आसान भाषा में समझो। विभज्योतक ऊतक वे जीवित कोशिकाएं होती हैं जो लगातार विभाजन करती रहती हैं, यानी नई नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं। और यही कोशिकाएं पौधों की वृद्धि का मुख्य कारण होती हैं। सर, एक चीज मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है, ये संरचना आखिर होती क्या है? बुक्स में हमेशा लिखा रहता है संरचना और कार्य समझाइए, लेकिन समझ नहीं आता। बहुत बढ़िया सवाल। देखो, जब हम किसी ऊतक की संरचना की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि उसकी कोशिकाएं कैसी दिखती हैं, उनका आकार क्या है, वे कितनी पास पास होती हैं, उनके अंदर कौन कौन से भाग मौजूद हैं और वे किस प्रकार व्यवस्थित है। यही उसकी संरचना कहलाती है। ओ, मतलब स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट। बिल्कुल सही। और इस स्लाइड में तुम विभज्योतक ऊतक की पूरी बनावट देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ बाईं तरफ देखो। ये है जड़ का शीर्ष भाग, यानी रूट एपेक्स। यहीं पर सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। सर, यहाँ अलग अलग क्षेत्र क्यों बने हुए हैं, जैसे प्रविभाजन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, परिपक्वता क्षेत्र? क्योंकि जड़ की वृद्धि स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे नीचे प्रविभाजन क्षेत्र होता है, जहां नई कोशिकाएं बनती हैं। उसके ऊपर दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, जहां कोशिकाएं लंबी होने लगती हैं। और सबसे ऊपर परिपक्वता क्षेत्र होता है, जहां कोशिकाएं पूरी तरह विकसित होकर अपना कार्य शुरू कर देती हैं। सर, ये बीच में गोल गोल कोशिकाएं दिखाई गई हैं, इनमें इतना लेबलिंग क्यों है? क्योंकि यही विभज्योतक कोशिकाओं की वास्तविक संरचना है। इन कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस बड़ा होता है और वैक्यूल बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है।
इसी कारण ये तेजी से विभाजन कर पाती हैं। मतलब ये कोशिकाएं हमेशा एक्टिव रहती हैं। एग्जैक्टली यही कारण है कि इन्हें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कहा जाता है। अब स्लाइड के दाईं तरफ देखो, ये है तने का शीर्ष भाग यानी शूट एपेक्स। यहीं से तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर पौधों की वृद्धि होती कैसे है? पौधे लगातार लंबे कैसे होते जाते हैं? नई शाखाएं, नई जड़ें, नई पत्तियां आखिर बनती कहां से हैं? और इसी सवाल का जवाब छुपा है विभज्योतक उत्तक में। सर, ये विभज्योतक उत्तक सुनने में तो बहुत कठिन लग रहा है। असल में ये होता क्या है? बहुत आसान भाषा में समझो। विभज्योतक उत्तक वे जीवित कोशिकाएं होती हैं जो लगातार विभाजन करती रहती हैं, यानी नई नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं, और यही कोशिकाएं पौधों की वृद्धि का मुख्य कारण होती हैं। सर, एक चीज मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है, ये संरचना आखिर होती क्या है? बुक्स में हमेशा लिखा रहता है संरचना और कार्य समझाइए, लेकिन समझ नहीं आता। बहुत बढ़िया सवाल। देखो, जब हम किसी उत्तक की संरचना की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि उसकी कोशिकाएं कैसी दिखती हैं, उनका आकार क्या है, वे कितनी पास पास होती हैं, उनके अंदर कौन कौन से भाग मौजूद हैं और वे किस प्रकार व्यवस्थित है। यही उसकी संरचना कहलाती है। ओ, मतलब स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट। बिल्कुल सही। और इस स्लाइड में तुम विभज्योतक उत्तक की पूरी बनावट देख सकते हो। सबसे पहले यहां बाईं तरफ देखो, ये है जड़ का शीर्ष भाग यानी रूट एपेक्स। यहीं पर सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। सर, यहाँ अलग अलग क्षेत्र क्यों बने हुए हैं, जैसे प्रविभाजन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, परिपक्वता क्षेत्र? क्योंकि जड़ की वृद्धि स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे नीचे प्रविभाजन क्षेत्र होता है जहां नई कोशिकाएं बनती हैं। उसके ऊपर दीर्घीकरण क्षेत्र होता है जहां कोशिकाएं लंबी होने लगती हैं, और सबसे ऊपर परिपक्वता क्षेत्र होता है जहां कोशिकाएं पूरी तरह विकसित होकर अपना कार्य शुरू कर देती हैं। सर, ये बीच में गोल गोल कोशिकाएं दिखाई गई है, इनमें इतना लेबलिंग क्यों है? क्योंकि यही विभज्योतक कोशिकाओं की वास्तविक संरचना है। इन कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस बड़ा होता है और वैक्यूल बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है। इसी कारण ये तेजी से विभाजन कर पाती हैं। मतलब ये कोशिकाएं हमेशा एक्टिव रहती हैं? एग्जैक्टली यही कारण है कि इन्हें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कहा जाता है। अब स्लाइड के दाईं तरफ देखो, ये है तने का शीर्ष भाग यानी शूट एपेक्स। यहीं से नई पत्तियां, नई शाखाएं और पौधे की ऊंचाई बढ़ती है। सर, ये अग्रस्थ विभज्योतक क्या होता है? अग्रस्थ विभज्योतक वो विभज्योतक होता है जो जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है, और यही पौधे की लंबाई बढ़ाता है। तो क्या पूरे पौधे की ग्रोथ इसी उत्तक पर डिपेंड करती है? काफी हद तक हाँ। अगर विभज्योतक उत्तक काम करना बंद कर दे तो पौधे की वृद्धि भी रुक जाएगी, नई कोशिकाएं बननी बंद हो जाएंगी और पौधा विकसित नहीं हो पाएगा। सर, एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, विभज्योतक उत्तक की परिभाषा लिखिए, अग्रस्थ विभज्योतक का कार्य बताइए, जड़ के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, विभज्योतक कोशिकाओं की विशेषताएं लिखिए, और स्ट्रक्चर बेस्ड डायग्राम्स भी पूछे जाते हैं। सर, अब समझ में आया कि पौधों की ग्रोथ के पीछे असली ताकत यही कोशिकाएं हैं। लेकिन क्या ये कोशिकाएं हमेशा विभाजन करती रहती हैं या बाद में बदल भी जाती हैं? यही तो अगला सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब ये विभज्योतक कोशिकाएं मैच्योर हो जाती हैं, तब ये स्थायी उत्तक में बदल जाती हैं। और अब अगले स्लाइड में हम समझेंगे स्थायी उत्तक क्या होते हैं और ये पौधों में कौन कौन से कार्य करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने समझा कि विभज्योतक उत्तक लगातार नई कोशिकाएं बनाते हैं, लेकिन अब सवाल ये है, जब ये नई कोशिकाएं मैच्योर हो जाती हैं, तब उनका क्या होता है? क्या वे हमेशा विभाजन करती रहती हैं? नहीं। समय के साथ ये कोशिकाएं अपना विभाजन करने की क्षमता खो देती हैं और एक निश्चित कार्य करने लगती हैं। इन्हें ही कहा जाता है स्थायी उत्तक। मतलब जो कोशिकाएं पहले डिवाइड कर रही थीं, वही बाद में? बिल्कुल सही। जब विभज्योतक कोशिकाएं मैच्योर होकर एक विशेष कार्य के लिए स्थिर हो जाती हैं, तब वे स्थायी उत्तक कहलाती हैं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखो। स्थायी उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सर, यहाँ दो बड़े भाग बने हुए हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। इनमें फर्क क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। सरल स्थायी उत्तक सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। अब सबसे पहले बाईं तरफ देखते हैं। यहाँ 3 प्रकार के सरल स्थायी उत्तक दिखाए गए हैं: पैरेन्काइमा,
कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सर, ये पैरेन्काइमा सबसे ऊपर वाला है ना? इसमें कोशिकाओं के बीच खाली जगह क्यों दिखाई गई है? क्योंकि पैरेन्काइमा की कोशिकाएं लूजली पैक्ड होती हैं। इनके बीच इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है और ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। और इसका काम क्या होता है? मुख्यतः भोजन संग्रह करना। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस और हीलिंग में भी मदद करता है। अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो तो इन्हें क्लोरिनकाइमा भी कहा जाता है। अब नीचे देखो, ये है कॉलनकाइमा। सर, इसकी कोशिकाओं के कोनों पर मोटापन क्यों है? क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति कॉर्नर्स पर मोटी होती है। यही विशेषता इसे फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इसीलिए पौधों की कोमल शाखाएं हवा में मुड़ तो सकती हैं, लेकिन आसानी से टूटती नहीं है। ओह, मतलब सपोर्ट भी मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी? एग्जैक्टली, इसीलिए इसे फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग टिश्यू कहा जाता है। अब सबसे नीचे देखो, ये है स्क्लेरेनकाइमा। सर, इसकी कोशिकाएं इतनी मोटी और कठोर क्यों दिख रही हैं? क्योंकि इनकी भित्ति लिग्निन से मोटी हो जाती है और खास बात, ये कोशिकाएं मृत होती हैं। मतलब डेड होने के बाद भी काम करती हैं? हाँ, इनका मुख्य कार्य मैकेनिकल सपोर्ट देना होता है। नारियल का कठोर छिलका, बीजों का कठोर आवरण, इन सब में स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। अब स्लाइड के दाईं तरफ चलते हैं। यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम। सर, यही ट्रांसपोर्ट टिश्यूज होते हैं ना? बिल्कुल, ये पूरे पौधे में पदार्थों का परिवहन करते हैं। सबसे पहले जाइलम को देखो, ब्लू एरोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवण ऊपर की ओर पहुंचाता है। मतलब रूट से लीव्स तक पानी पहुंचाने का काम। एग्जैक्टली, और जाइलम मुख्यतः एक दिशीय ट्रांसपोर्ट करता है, यानी नीचे से ऊपर। अब फ्लोएम को देखो, यहाँ एरोज ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में हैं। मतलब फूड दोनों तरफ ट्रैवल करता है। सही समझा। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन यानी शर्करा को पूरे पौधे में पहुंचाता है और इसका ट्रांसपोर्ट द्विदिशीय होता है। सर, अब पूरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो रहा है। पहले विभज्योतक कोशिकाएं बनाता है, फिर वही कोशिकाएं स्थायी उत्तक बनकर अलग अलग काम करने लगती हैं। एग्जैक्टली, यही प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का आधार है। हर टिश्यू का अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और उसी के अनुसार उसका फंक्शन तय होता है। सर, एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सरल और जटिल स्थायी उत्तक में अंतर लिखिए, पैरेन्काइमा के कार्य बताइए, कॉलनकाइमा की विशेषताएं लिखिए, स्क्लेरेनकाइमा मृत क्यों होता है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए, और डायग्राम्स लेबलिंग भी बहुत पूछी जाती है। सर, अब टिश्यूज काफी इंटरेस्टिंग लगने लगे हैं, लेकिन एनिमल्स में भी क्या ऐसे ही टिश्यूज होते हैं? बहुत अच्छा सवाल। पौधों के बाद अब हम प्रवेश करेंगे जंतु उत्तकों की दुनिया में, जहां हर टिश्यू हमारे शरीर के अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, अब तक हमने पौधों के ऊतकों को विस्तार से समझा, लेकिन अब सवाल आता है, क्या जंतुओं में भी ऊतक पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं, और हमारे शरीर का पूरा निर्माण भी इन्हीं ऊतकों से होता है। मतलब हमारे शरीर का अलग अलग पार्ट्स भी डिफरेंट टिश्यूज से बने होते हैं? एग्जैक्टली, हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, और इन्हीं को मिलाकर अंग और अंग तंत्र बनते हैं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखो। जंतु ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। सर, ये 4 अलग अलग सेक्शंस क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि हर टिश्यू का स्ट्रक्चर अलग होता है और उसी के अनुसार उसका कार्य भी अलग होता है। सबसे पहले ऊपर बाईं तरफ देखो, ये है उपकला ऊतक। इसे एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। सर, ये कोशिकाएं इतनी पास पास क्यों हैं? क्योंकि उपकला ऊतक शरीर की बाहरी और भीतरी सतह को ढकता है, इसलिए इसकी कोशिकाएं टाइटली पैक्ड होती हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे। और यहाँ अलग अलग प्रकार क्यों दिखाए गए हैं? सरल शल्की, घनाभ और स्तंभाकार? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू कई प्रकार का होता है। सरल शल्की उपकला बहुत पतली होती है और डिफ्यूजन में मदद करती है। घनाभ उपकला श्राव और अवशोषण में कार्य करती है, और स्तंभाकार उपकला आंत जैसी जगहों पर पाई जाती है जहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। मतलब स्ट्रक्चर बदलते ही फंक्शन भी बदल जाता है? एग्जैक्टली, यही बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ऊपर दाईं तरफ देखो,
ये है संयोजी ऊतक। संयोजी मतलब जोड़ने वाला। बिल्कुल, ये शरीर के अलग अलग भागों को जोड़ता है और सहारा देता है। सबसे पहले रक्त ऊतक देखो। ये एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। सर, ब्लड भी टिश्यू माना जाता है? हाँ, क्योंकि ये पूरे शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है। अब अस्थि ऊतक देखो। इसका मैट्रिक्स बहुत कठोर होता है, इसी कारण हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। मतलब बॉडी को सपोर्ट यही देता है? एग्जैक्टली। यहां उपास्थि भी दिखाई गई है। ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट देती है। नाक और कान में यही पाई जाती है। और ये वसा ऊतक शरीर में फैट स्टोर करता है। मतलब एनर्जी स्टोरेज का काम? बिल्कुल सही। अब नीचे बाईं तरफ आते हैं। ये है पेशीय ऊतक। यही शरीर में मूवमेंट करवाता है। सर, यहाँ 3 प्रकार की मसल्स क्यों हैं? क्योंकि शरीर में अलग अलग प्रकार की गतियां होती हैं। रेखित पेशी हमारी इच्छा से कार्य करती है। इन्हें वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, जैसे हाथ और पैर की मसल्स। अरेखित पेशी बिना हमारी इच्छा के कार्य करती है, जैसे पेट और आंत की दीवारें। और ये हृदय पेशी सिर्फ हृदय में पाई जाती है। ये पूरी जिंदगी लगातार कार्य करती रहती है। मतलब हार्ट कभी आराम नहीं करता? एग्जैक्टली। इसीलिए कार्डियक मसल्स बहुत स्पेशल होती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। सर, ये न्यूरॉन जैसा दिख रहा है। क्योंकि यही न्यूरॉन है। ये शरीर में संदेशों का संचार करता है। और ये लंबे लंबे भाग क्या हैं? ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन है। डेंड्राइट संदेश प्राप्त करते हैं और एक्सॉन संदेश आगे पहुंचाता है। मतलब पूरा नर्वस सिस्टम इन्हीं कोशिकाओं से बना है? बिल्कुल। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स सब तंत्रिका ऊतक से बने हैं। सर, अब समझ में आ रहा है कि हमारी शरीर का हर कार्य किसी न किसी टिश्यू पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। ऊतक ही शरीर की कार्यात्मक इकाइयां हैं। इनके बिना शरीर का कोई भी अंग सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता। सर, एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जंतु ऊतकों के प्रकार लिखिए, उपकला ऊतक के कार्य बताइए, संयोजी ऊतक क्या है, रेखित और अरेखित पेशी में अंतर लिखिए, न्यूरॉन का लेबल्ड डायग्राम बनाइए। और टिश्यूज बेस्ड डायग्राम्स भी अक्सर पूछे जाते हैं। सर, अब टिश्यूज चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा है। हर टिश्यू का अपना अलग काम है। और यही कोऑर्डिनेशन मिलकर पूरे शरीर को जीवित और सक्रिय बनाता है। अब अगले टॉपिक में हम समझेंगे अंग और अंग तंत्र कैसे कार्य करते हैं।